everyone, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about our further topics of chapter number 15. So, our topic is types of electric charges and their interaction. Let's get started. अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बीच में क्या क्या इंटरेक्शंस पाई जाती हैं या क्या क्या फोर्सेस उनके बीच में पाए जाते हैं. It has been shown by the experiments that there are two type of electric charges. एक्सपेरिमेंट से अब तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस मिले हैं. सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद नेगेटिव चार्ज. अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स द अनदर पॉजिटिव चार्ज. ये आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दूसरी तरफ धकेल लेगा. बट अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज. लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है नेगेटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को. तो यहाँ से एक कंक्लूजन आ रहा है कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, रिपेल ईच अदर. और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर. इसके बेसिस पे हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं. किस तरीके से मतलब उनके अंदर ये बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में या रिपेल कर रहे हैं या फिर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इन एक्टिविटीज़ को आप रीड कर लेना. From the above discussion we conclude that depending on the nature of their electric charges, इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करके टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं एंड द अदर ऑब्जेक्ट हैज़ द नेगेटिव चार्ज, और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन द टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्योंकि दोनों चार्जेस क्या हैं, डिफरेंट हो गए. तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स हैव द पॉजिटिव चार्जेस दे रिपेल ईच अदर. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं. अगर टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों के दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे ऑब्जेक्ट को. दूसरे शब्दों में टू नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. मैनी टाइम्स व्हेन वी टेक ऑफ वुलन और सिंथेटिक क्लोथ्स, जब कभी हम क्या करते हैं, हमारे वुलन क्लोथ्स है, सिंथेटिक क्लोथ्स है, जब उनको निकालते हैं तो आवर बॉडी हेयर स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर एंड्स. तो आपने कभी नोटिस किया होगा जो हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज रबिंग वाइल टेकिंग ऑफ दिस क्लोथ्स चार्जेस द बॉडी हेयर विद द सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्योंकि जब क्या होता है, हम अपने कपड़े उतारते हैं वुलन के और सिंथेटिक क्लोथ्स के, तो जैसे आपने कभी हाथ पे नोटिस किया हो तो वहाँ पे हमारे जो हेयर होते हैं, बॉडी हेयर्स, वो स्ट्रेट हो जाते हैं. क्योंकि जब हम निकालते हैं तो उस टाइम पे रबिंग होती है. रबिंग के टाइम पे क्या होता है कि वो तो हमारे जो बॉडी हेयर होते हैं वो सेम चार्ज से, सेम काइंड का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे चार्ज हो जाता है. उनके चार्जेस होने की वजह से लाइक चार्जेस जो बॉडी हेयर के ऊपर थे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और इस रिपल्शन के कारण जो बॉडी हेयर है वो स्ट्रैंड हो जाते हैं. वी विल नाउ आंसर अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. अब एक हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ चार्ज ग्लास रोड, जब हमारे पास एक चार्ज की ग्लास रोड है उसको हम रब कर रखा है सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उसके ऊपर चार्ज आया हुआ है. इज ब्रोट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो, उसको हम कहाँ लेके आते हैं, एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो के पास जो पॉलीथीन के साथ रब की गई थी. देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है. वट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रो, जो प्लास्टिक स्ट्रो होती है उसके ऊपर किस तरीके का चार्ज था, क्योंकि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही थी. सो हमारा आंसर क्या है, कन्वेक्शन से हमें क्या पता लगा था, जब हमने कन्वेक्शन की थी, कन्वेंशन की थी, जब मानना था किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ से हमें क्या पता लगा था, जो हमारे पास ग्लास रोड थी जब उसको हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते थे तो ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज.
और इस तरीके से अब इसने यहाँ पे क्या बोला है कि अट्रैक्शन हो रही है एक ग्लास रोड और प्लास्टिक की स्ट्रॉ के बीच में। तो अट्रैक्शन कब होएगी, जब इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होएगा। हमें कन्वेंशन से पता था कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव से अपोजिट चार्ज हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Opposite of positive charge is negative charge, so the nature of charge on the plastic straw is negative। इस वजह से जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ था हमारा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Why a charge object attracts an uncharged object। अब तक हमने यहाँ बात की है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करें तो हम। अगर अब हम बात करें चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट की, तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो क्यों अट्रैक्ट करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। A charged object attracts an uncharged object by producing opposite charges in the nearer end of the uncharged object by electric induction। सबसे पहले आपको मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर पहले हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि इस बॉडी को हमने पहले ही कहीं रब कर रखा था किसी क्लॉथ के साथ, किसी पॉलीथीन के साथ। जब हमने इसको रब किया तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दूसरी तरफ हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि हर जगह मतलब जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली होता है और हर जगह प्रेजेंट होता है वो। जैसे कहीं भी इसमें रैंडम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, किसी भी जगह पे नेगेटिव हो सकता है, कहीं भी पॉजिटिव हो सकता है। जब हमारी अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसके पास कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज सारे इससे दूर भागेंगे। जब हम इसको क्लोज लेके आते हैं ना पास में दोनों ऑब्जेक्ट को, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल होने की वजह से नेगेटिव चार्ज दूर जाने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इसके पास आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बॉडी थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, जब हम इसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आए तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाने की कोशिश करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है जो इसके पास आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये चार्जेस इस तरीके से अलग अलग एंड पे सेपरेट हो जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, इंड्यूस होना। यहाँ पे उन चार्जेस का बनना किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की वजह से, तो इस वजह से इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं। इस तरीके से हमारी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब हम इसको रीड करते हैं। A charged object attracts an uncharged object by producing the opposite charges in the nearer end of the uncharged object। एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, किस तरीके से, अपोजिट चार्जेस को प्रोड्यूस करके नियरर एंड के पास। जिस तरफ उसका नियरर एंड होता है, पास वाला एंड होता है, उसके ऊपर उसके वो चार्जेस आएंगे जो अपोजिट होंगे उससे और अट्रैक्ट होंगे बाय द इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन की प्रोसेस से। As an example, we will explain how a charged plastic comb attracts an uncharged piece of paper। यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल है, एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक का कोम्ब है और दूसरी तरफ एक पेपर का पीस है जिसको हम यहाँ से अट्रैक्ट करवाएंगे। Suppose a negatively charged plastic comb is held over a small piece of paper। The negative charge plastic comb produce the opposite charge positive charge in the top of end of the paper। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नियरर एंड है पीस ऑफ पेपर का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉम्ब प्रेजेंट था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था जो नियरर है हमारे कॉम्ब के साथ में बाय द इलेक्ट्रिक इंडक्शन।
This is because negative charge of plastic comb repels the electrons from the top side of the paper to its bottom side. जो कॉलम हमारे पास जो कोम प्रेजेंट था प्लास्टिक का, वो क्या कर रहा था, खुद नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव को ही रिपेल कर रहा था। नेगेटिव चार्ज का रिपेल करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉटम साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, लिविंग द टॉप और द पेपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होएगा, ऊपर की तरफ फिर यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होएगा। द प्लास्टिक कॉम्ब हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड टॉप ऑफ पेपर हैज़ नाउ पॉजिटिव चार्ज, और अट्रैक्शन होएगी ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, मतलब नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक कॉम्ब का अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, जिसकी वजह से पेपर है हमारा अट्रैक्ट हो जाता है प्लास्टिक कॉम्ब की तरफ। Please note that even a positively charged glass rod will attract the uncharged piece of paper by inducing the opposite charges in top of end of paper। अब यहाँ से मैं ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे हम नेगेटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट ही लेके आएंगे पीस ऑफ पेपर के पास और तभी वो अट्रैक्ट होएगा। यहाँ पे हम एक ग्लास रॉड भी ले सकते हैं जो क्या कर सकता है, एक पीस ऑफ पेपर को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, जैसे हमारे पास ये ग्लास रॉड है, जब हम इसको रब करते हैं तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ग्लास रॉड के ऊपर, तो ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव दूसरे एंड की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहीं पे रह जाएगा जिसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। So far as we discuss the charging of various object, जैसे ही हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की चार्जिंग के बारे में पढ़ा है, अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, कैसे हमें पता लगता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज वीक हो तो भी हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। The electroscope is a device for detecting electric charge on an object। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है भी या नहीं। By using an electroscope, we can tell whether an object is electrically charged or not। इलेक्ट्रोस्कोप को हम यूज करके बता सकते हैं ऑब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज है भी या नहीं है। We will now describe the construction and working of simple electroscope। ये एक्टिविटी मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जा सकता है। टेक एन एम्प्टी जैम बोतल, एक जैम बोतल ली हमने जो ग्लास की है। कट अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन द माउथ ऑफ द जैम बोतल, जो जैम की बोतल थी हमारे पास उससे हम थोड़ा सा बड़ा साइज का कार्डबोर्ड का कवर काट लेंगे जिसकी वजह से उसको हम कवर कर सकें। मेक अ थिन होल इन द मिडल ऑफ द कार्डबोर्ड पीस, एक थिन होल बनाया। नाउ टेक अ मेटल पेपर क्लिप जो स्टील की होएगी एंड ओपन इट अप इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स द शेप ऑफ 5। इस तरीके से वो शेप बना लेगी 5 की। इस तरीके से हम पेपर क्लिप को ओपन कर लेंगे विद द हुक ऑन द लोअर साइड। इंसर्ट दिस ओपन अप मेटल क्लिप इन द होल मेड इन द कार्डबोर्ड पीस। जिस तरीके से फिगर में शो कर रखा है इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्लिप को डाल लेंगे होल के अंदर से। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स एंड 1 सेंटीमीटर वाइड। इतनी हम क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम की फॉइल की स्ट्रिप उठाएंगे और उस स्ट्रिप को फोल्ड कर देंगे मिडल में जहाँ पे हमारे पास हुक था उस पेपर क्लिप का। लोअर साइड ऑफ द ओपन अप मेटल पेपर क्लिप, जैसे यहाँ पे क्या शो कर रखा है, यह हमारे पास एक जैम की बोतल है जो ग्लास की है। ग्लास बोतल ली हमने, उसके ऊपर से हमने उसको कवर किया कार्डबोर्ड कवर के साथ में। एक हमने मेटल की पेपर क्लिप ली और उसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके इसके अंदर से डाल दिया और नीचे फिर हम एक एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं और उसको उसके मिडल में से बिल्कुल पास करके वहाँ पे उसको रख देते हैं। Place the cardboard piece carrying the metal clip and folded aluminium foil strip on the mouth of the jam bottle in such a way that the hook carrying the folded aluminium foil is inside the bottle। इस तरीके से हम उसका एडजस्ट कर लेंगे
If we look at the folded aluminum foil strip kept on the metal hook, it appears like two thin leaves of aluminum foil attached to the metal hook. इस तरीके से हम जैसे हम फिगर के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है किस तरीके की अपीयर होती है वो, जैसे दो पतली पतली लीव्स रख रखी है या मेटल हुक के साथ में वो अटैच है। एट दिस स्टेज टू एल्यूमिनियम लीव्स आर अनचार्ज। इस टाइम पे अब ये पूरा सेटअप हमारा अनचार्ज है और ये एक दूसरे के पास में है। अनचार्ज होने की वजह से इनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से जो ये एल्यूमिनियम लीव्स प्रेजेंट हैं ये बिल्कुल पास पास में है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो वर्क करता है। पहले हम क्या करते हैं, ग्लास रोड को चार्ज करते हैं। उसका एक एंड है उसको हम रब करेंगे किसी भी सिल्क क्लॉथ के साथ में और फिर क्या करेंगे, टच करवाएंगे इस चार्ज ग्लास रोड को इस मेटल की जो हमारे पास क्लिप थी, इस मेटल क्लिप के साथ में जब हम इसको चार्ज करवा देंगे, टच करवा देंगे तो यहाँ से क्या होएगा, जो दो एल्यूमिनियम फॉइल की लीव्स थी हमारे पास वो क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। दूर भागेंगी का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। We will see that the two aluminum leaves move away from each other. We say that the aluminum leaves diverge. Aluminum की जो leaves थी वो open up हो रही हैं। We will now explain why the aluminum leaves diverge when touched with the charged glass rod. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करते टाइम देखा कि एक ग्लास रोड को हमने पहले चार्ज किया, चार्ज करने के बाद हमने उसको टच करवा दिया एक पेपर क्लिप जो हमने यहाँ पे फोल्ड कर रखी थी उस पेपर क्लिप के साथ में। जो हमारे पास ग्लास रोड थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो मेटल के अंदर से ट्रांसफर करेगा और एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर भी वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट होने की अट्रैक्ट नहीं होता, रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो दूर भागेगी। वो पहले इस तरीके से थी और फिर वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ओपन अप हो जाएगी। When we touch the top end of the metal clip, जैसे ही हमने मेटल क्लिप का टॉप एंड टच किया था पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के साथ में, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया था हमारी मेटल क्लिप के एंड पे। अब मेटल क्लिप भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो कंडक्ट होके एल्यूमिनियम लीव्स तक जाएगा, उनके एंड तक जाएगा। इन दिस वे जो दो एल्यूमिनियम लीव्स हमने यहाँ पे लगाई थी वो भी चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसकी वजह से कंप्लीट सेटअप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वी नो द सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से दो एल्यूमिनियम लीव्स हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्जेस आएंगे पॉजिटिव चार्ज, और वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और वो डाइवर्ज करेंगी, ओपन अप होएंगी। Let us now charge plastic comb with the negative electric charge by rubbing it with the dry hair. अब हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का कॉम्ब लेते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रब करने से, और जो टॉप एंड है मेटल क्लिप का इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जहाँ फिगर में दिखा रखा था उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक कॉम्ब को टच करवाएंगे। एल्यूमिनियम लीव्स यहाँ पे भी क्या होंगी, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर डाइवर्ज कर जाएंगी। क्यों कर जाएंगी डाइवर्ज, ओपन अप कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेटअप के ऊपर एक इलेक्ट्रिक कॉम्ब की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन के कारण हमारी जो एल्यूमिनियम की लीव्स थी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, ओपन अप हो जाएंगी। From the above activity, we conclude that whether an object is positively charged or negatively charged, it will cause the aluminum leaves of electroscope to diverge when touched with the metal top of the electroscope. इन एक्टिविटीज से हमें क्या पता लग रहा है, या तो हमारा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है या तो हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है। ये चीज़ देखने के लिए हम एल्यूमिनियम लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगी जब हम उसको टच करवाएंगे उस मेटल क्लिप के साथ में। प्लीज़ नोट दैट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जितना ज़्यादा चार्ज होएगा उतना ही ज़्यादा एल्यूमिनियम लीव्स ओपन अप होएंगी। इफ़ हाउएवर एन ऑब्जेक्ट इज़ अनचार्ज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनचार्ज है उसको अगर हम टच करवाते हैं तो एल्यूमिनियम लीव्स हैं वो डाइवर्ज नहीं करेंगी बिल्कुल भी। अबव एक्टिविटी से हमें क्या पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ चार्ज ग्लास रोड has been transferred to the aluminium leaves through a metal paper clip. So in general हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेटल कंडक्टर की हेल्प से।
डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के साथ में हम किस तरीके से चार्ज का डिटेक्शन करते हैं, अभी हमने इस एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि किस तरीके से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। दोबारा उसको हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके। In order to detect the electric charge on an object, we touch the metal top of the electroscope with that object and observe the aluminium leaves. हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप था उसके मेटल टॉप के ऊपर टच करवाते हैं और एल्यूमिनियम लीव्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मेटल टॉप के ऊपर अगर हम कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट को टच करवाते हैं और एल्यूमिनियम लीव्स है इलेक्ट्रोस्कोप की, वो डाइवर्ज कर जाती है, ओपन हो जाती है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। If on touching the metal top of electroscope with the given object, जो एल्यूमिनियम लीव्स है अगर वो डाइवर्ज नहीं होती है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जो हमारी बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली अनचार्ज है। अर्थिंग ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की अर्थिंग का मतलब क्या होता है, When an electroscope is charged, जब इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो जाता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे चार्ज करवाया था इलेक्ट्रोस्कोप को दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करवा के, उसकी एल्यूमिनियम लीव्स है वो डाइवर्ज हो जाती है, ओपन अप हो जाती है। इफ वी टच द मेटल टॉप ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद अवर फिंगर, जब हम हमारी फिंगर के साथ में उसको टच कर देते हैं मेटल ऑब्जेक्ट को, इट गेट डिस्चार्ज एंड इट्स एल्यूमिनियम लीव्स है वो कोलैप्स हो जाती है, फोल्ड हो जाती है वापस से। एक्चुअली जब हम टच करते हैं मेटल टॉप ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को हमारी फिंगर के साथ में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट था जो इलेक्ट्रोस्कोप के पर, वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, और इलेक्ट्रोस्कोप है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज को खो देता है, लूज कर देता है। बिकॉज जो अनचार्ज है वो क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है, और इस वजह से जो डाइवर्ज एल्यूमिनियम लीव्स थी, जो फैली हुई लीव्स थी, वो कोलैप्स हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है। द प्रोसेस जिसमें हमारा जो मेटल टॉप था उसको हमने टच किया था फिंगर के साथ में, और उसका चार्ज जो फ्लो किया था हमारे हाथ से अर्थ के अंदर फ्लो किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, EARTHING। जनरली हम क्या बोलते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का एक चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होना अर्थ के अंदर इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय कनेक्टिंग द मेटल टॉप ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ डायरेक्टली बाय द मीन्स ऑफ द मेटल वायर। अर्थिंग को हम और भी तरीके होते हैं अर्थिंग करने के। अर्थिंग को हम कनेक्ट कर सकते हैं मेटल टॉप को एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू अर्थ के अंदर एक मेटल वायर को यूज करके, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। तो अर्थिंग इस तरीके से भी की जाती है। इस केस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्कोप का, वो फ्लो कर जाता है अर्थ के अंदर मेटल वायर के थ्रू। The electric current in the wiring of houses and other buildings is due to the flow of electric charges called the electrons through them। जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं हमारी हाउस के अंदर, जो वायरिंग लगी होती है, बिल्डिंग्स के अंदर जो वायरिंग होती है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही फ्लो करता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द वायरिंग ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक which may occur due to leakage of electric current from the body of the electrical appliance। अब आपने हर जगह सुना भी होगा कि अर्थिंग होती है वायरिंग्स की, जो हमारे हाउस में कहीं भी बिल्डिंग्स में जो वायरिंग की जाती है तो साथ में वहाँ पे अर्थिंग भी की जाती है। अर्थिंग क्यों की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो लीकेज की वजह से हो जाता है। कई बार किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, उसकी लीकेज में अगर थोड़ा बहुत करंट है, लीक कर जाता है, तो वो अर्थ के अंदर चला जाता है उस वायरिंग के थ्रू, जो जिसकी वजह से हमें वो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। मेटल वायर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए मेटल वायर्स यूज की जाती है। मेटल वायर्स को हम अर्थ वायर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और स्पार्क का किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। एयर हमारा नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो नॉर्मली एयर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक करंट को एयर है वो कंडक्ट नहीं कर सकता। If however the amount of electric charges on two oppositively charged surface is very large, अगर हमारे पास कोई भी दो अपोजिटिवली चार्ज सरफेस है और उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में है, तो एयर है उनके बीच में कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को एक स्पार्क की फॉर्म में।
अ स्पार्क इज अ फ्लैश ऑफ लाइट विच इज सीन फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टाइम। स्पार्क आपने देखा होगा, स्पार्क की वजह से क्या होता है, मतलब हल्का बहुत स्पार्क कब होता है, जब दोनों तरफ अपोजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है चार्ज की, तो उस वजह से उनके बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, जिसकी वजह से एक स्पार्क होता है। स्पार्क एक फ्लैश लाइट ही होती है सिर्फ, जो छोटे से समय के लिए दिखती है। Actually, the electric energy heats the air to such a high temperature that it glows। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट कर देती है एयर को, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लो होता है, एक स्पार्क होता है। दिस ग्लो ऑफ एयर इज सीन एज द स्पार्क और द फ्लैश। ये जो ग्लो होता है कि स्पार्क और फ्लैश के तरीके से दिखाई देता है। दस इफ द अमाउंट ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन टू सरफेस इज वेरी लार्ज, अगर कोई भी दो हमारे पास सरफेस है उनके ऊपर अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस है और उनकी अमाउंट अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इंसुलेशन है एयर का बिटवीन देम ब्रेक्स एंड इट अलाउज द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू इट। तो उनके बीच में क्या होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है, एयर एक इंसुलेटर का काम करती है, क्योंकि एयर गुड कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये इंसुलेशन कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो जाता है, थोड़े से टाइम के लिए वो टूट जाता है इंसुलेशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो पास कर जाते हैं। जो पासेज होती है इलेक्ट्रिक करंट की एयर के अंदर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है और एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से नेचर के अंदर जो हमने लाइटनिंग के टाइम पे भी सुनी है, क्लाउड्स के अंदर होती है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है क्लाउड्स के अंदर ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। कभी कभार साउंड भी आती है जिसको हम थंडर बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन अ थंडर क्लाउड एंड द अर्थ ऑल्सो प्रोड्यूसेस द लाइटनिंग फॉलोड बाय द थंडर। कभी आपने ये भी सुना होगा कि लाइटनिंग है वो धरती तक भी आ जाती है, नीचे तक आ जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहाँ होता है, जो हमारा क्लाउड था और जो अर्थ है, इन दोनों के बीच में अगर अमाउंट ऑफ चार्ज थोड़ी ज़्यादा हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है चार्ज का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं इनके बीच में। We will now explain the process of lightning in terms of production of electric charge by the friction in the clouds in the sky followed by the electric discharge। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाइटनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से लाइटनिंग है वो प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरीके से क्लाउड्स के अंदर फ्रिक्शन के थ्रू होते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप सेशन को लाइक भी नहीं करते, सेशन को भी लाइक किया करो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ लेना। थैंक यू। तब तक के लिए हर हर महादेव।